नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपका एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ चल रही है, वीडियो सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसी के अंतर्गत जो आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक वो है राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। इसके पहले हमने जो डिस्कस करा था वो था वनों का वर्गीकरण, उसके पहले हमने वन डिस्कस करे थे, वन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान उसको बोलते हैं जो सामान्यतः किसी विशेष पक्षी, पशु या फिर वनस्पति इनका संरक्षण किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान में किसी विशेष पशु का, पक्षी का और वनस्पति का संरक्षण किया जाता है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर जाने का अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर कुछ भी मतलब अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं, रहने की अनुमति नहीं होती। ये पूरी तरह संरक्षित होता है, इसीलिए हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुखतः जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे, पहले नाम देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो 10 पाए जाते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पहला हो गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर बांधवगढ़ के बाद बात करता हूँ तो माधव। ठीक है। माधव के बाद बात करता हूँ पन्ना। ठीक है। पन्ना के बाद अपन देखते हैं संजय गांधी डिस्कस करेंगे। संजय गांधी के बाद बात करेंगे तो अपन पेंच की बात करेंगे। ये सब महत्वपूर्ण, जो हमको एग्जाम के लिए याद रखना, ये सब महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा। ठीक है। सतपुड़ा के बाद यदि मैं बात करता हूँ वन विहार के बाद बात करता हूँ जीवाश्म। ठीक है। जीवाश्म आप बताते हैं डायनासोर। ये 10 हम आज डिस्कस करेंगे। कान्हा, बांधवगढ़, ये कब बने, कैसे बने और इसमें क्या क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पर पाया जाता है ये राष्ट्रीय उद्यान, तो हम इसके बारे में आज पूरा डिटेल देखेंगे। एक एक करके हम इन 10 को डिटेल में देख लेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इससे आते हैं वो कवर हो जाए। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। सबसे पहले देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, ये मतलब महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? एशिया का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मतलब एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कौन सा उद्यान? तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये कितने वर्ग किलोमीटर फैला? तो 940 वर्ग किलोमीटर में, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। 940 किलोमीटर फैला है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब इसकी कुछ अपन विशेषता देखते हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं 1933। ये डेट सन दिमाग में रखना है, 1933। 1933 को सबसे पहले ये अभ्यारण्य बना था ये। ठीक है। 1933 को ये अभ्यारण्य बना। 1933 को सबसे पहले ये अभ्यारण्य बना और 1955 में इसको कैसे घोषित किया? राष्ट्रीय उद्यान के, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, मतलब राष्ट्रीय उद्यान ने 1955 में बना। ठीक है। अब ये कहाँ पर विस्तृत है? ये देख, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूँ तो कहाँ पर विस्तृत है? तो ये आपको ध्यान रखना, मंडला और बालाघाट, ये यहाँ पर विस्तृत है। मंडला जिले में और बालाघाट जिले में, ये 2 जगह विस्तृत है। मतलब कुछ भाग मंडला और बालाघाट में विस्तृत है अपना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हमको एक चीज तो ध्यान रखना, बंजर। कौन कौन सी? बंजर और हेलान। बंजर और हेलान नदी इसके अंदर बहती है, मतलब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर और हेलान नदी बहती है। ठीक है। यहाँ 2 नदियां पाई जाती है, बंजर और हेलान। इसके बाद बात करता हूं मैं कृष्णमृग और ब्रेडरी। ये 2 प्रकार की जो प्रजाति है, किसकी? ये 2 प्रकार की प्रजाति बारहसिंगा की। आपको सभी मालूम है हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? बारहसिंगा। तो बारहसिंगा की ये 2 प्रजाति, ब्रेडरी प्रजाति और कृष्णमृग, ये दोनों प्रजाति इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाई जाती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करने की, ये हम इसकी विशेषता देख रहे हैं। कब पाया गया? 1933 में पहला अभ्यारण्य बना था, पहला अभ्यारण्य था हमारे राज्य का। उसके बाद 1955 में क्या हुआ? 1955 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। अब इसमें एक बमनी दादर
ये नाम याद रखना, बमनी दादर नाम का सूर्यास्त पॉइंट है यहाँ पर। सूर्यास्त पॉइंट होता है, मतलब सूर्यास्त होता है वो पॉइंट कहलाता है बमनी दादर, मतलब बमनी दादर यहाँ पर पाया जाता है सूर्यास्त पॉइंट। ठीक है, सूर्यास्त पॉइंट यहाँ पर बमनी दादर नाम का पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके पहले हमने देखा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत महत्वपूर्ण था, तो जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो ये कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, तो 449 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 449 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसकी जो प्रमुख विशेषता हम देखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको, जिला उमरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये उमरिया में पाया जाता है, जिला उमरिया में पाया जाता है। अब हमको एक और बात इसमें ध्यान रखना है, वो है शहडोल। शहडोल में 32 पहाड़ियों, मतलब शहडोल में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये शहडोल की 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ये बाघ घनत्व वाला उद्यान है। बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा इस उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रीवा महाराज। जो रीवा महाराज थे उनका शिकार गृह माना जाता है ये, मतलब यहाँ पर उनका शिकारगाह माना जाता था। यहाँ पर शिकारगाह था उनका। ठीक है, अब बात कहूँ मैं चरण गंगा नदी की। चरण गंगा नदी, जो चरण गंगा नदी है इसके मध्य से होकर गुजरती है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है, जैसे क्वेश्चन बनता है कि जो चरण गंगा नदी है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है, तो वो आपको ध्यान रखना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो वो है चरण गंगा नदी। ठीक है, अब बात करता हूं मैं यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख जानवर पाए जाते हैं, मतलब प्रमुख कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, बाघ, तेंदुआ, उसके बाद अपन देखते हैं भेड़िए भी पाए जाते हैं यहाँ पर। ये प्रमुख प्रजाति है जानवरों की, मतलब प्रमुख जानवर है जो यहाँ पर इस उद्यान में पाए जाते हैं। भालू भी पाया जाता है। ठीक है, भालू का सुअर पाए जाते हैं यहाँ पर, सुअरों की प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, चीतल पाए जाते हैं, चीतल के बाद सांबर पाया जाता है। इतने प्रकार की प्रमुख जानवरों की प्रजाति पाई थी। अब यहाँ पर 250 प्रजातियां पाई जाती है। किसकी? 250 प्रजाति पाई जाती है पक्षियों की। पक्षियों की 250 प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, प्रमुख 250 प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको इतना ध्यान रखना है, ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्यान में है। इसमें 400, इसका जो वर्ग किलोमीटर है वो कहाँ पर है, तो 449 वर्ग किलोमीटर से फैला हुआ कहाँ पर है, उमरिया में। उमरिया के बाद अपन देखते हैं शहडोल की जो 32 पहाड़ियाँ हैं, 32 पहाड़ियों से जो घिरा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछा जाए तो कौन सा है, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। रीवा महाराज आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि रीवा मन्ना का एरिया है। रीवा महाराज हमारा शिकारगृह, मतलब शिकारगाह इनका यहीं पर था। ठीक है, चरण गंगा नदी, अब मैं बात करता हूँ चरण गंगा नदी की, तो कैसे कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसके मध्य से होकर चरण गंगा नदी गुजरती है। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, भालू, सुअर, चीतल, सांबर, यहाँ पर प्रमुख जानवर पाए जाते हैं। 250 प्रकार की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। इसमें कौन सी पक्षियों की, जिसमें अपना जंगली कौवा हुआ, फिर तोता हुआ, मैना हुआ, मतलब इस प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर 250 प्रकार की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इतना दिमाग में रखना है। अब देखते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की। अब जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसको देखते हैं हम कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शिवपुरी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना जिला कौन सा, शिवपुरी में पाया जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाया जाता है, तो शिवपुरी में। अब इसमें जो प्रमुख प्रजातियां हम देखते हैं कौन कौन से जानवरों की पाई जाती है, तो वो है लकड़बग्गा। ठीक है, लकड़बग्गा याद रखना आपको, सियाल याद रखना, सियाल के बाद भेड़िया, नीलगाय, कौन कौन से पाए जाते हैं, लकड़बग्गा, सियाल, नीलगाय। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं भेड़िए की, चिंकारा, जंगली सुअर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ इसमें से प्रमुख और एक फैक्ट की, वो है मनिहार नदी। ये आपको याद रखना, मनिहार नदी यहाँ पर गुजरती है, मतलब मनिहार नदी यहाँ से गुजरती है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी पाई जाती है, कोई पता है? मनिहार नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद बात करता हूँ मैं, ये हमने देखा मनिहार राष्ट्रीय उद्यान। फिर एक बात और नोट करने की कि यहाँ पर कौन सी प्रमुख चीज पाई जाती है, तो यहाँ पर साक्य सागर पाया जाता है, साक्य सागर। ठीक है, क्या पाया जाता है, तो सांख्य सागर। इसका जो निर्माण था वो किसने कराया था, तो वो कराया था माधवराज सिंधिया ने।
माधवराज सिंधिया ने इसका निर्माण करा था, सांख्य सागर का। ठीक है, और एक और याद रखना आपको, माधव सागर, सांख्य सागर, माधव सागर दोनों का निर्माण करा था किन्होंने? माधवराज सिंधिया ने। माधवराज सिंधिया ने इन दोनों का निर्माण करा था, माधव सागर का और सांख्य सागर का। और जो सांख्य सागर है, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, मतलब प्रवासी पक्षी, बाहर से पक्षी यहाँ पर इस सागर पे आते हैं। तो कौन कौन से? तो आपको कुछ नाम याद रखना है। वो होता है स्पॉट बिल, ठीक है, स्पॉट बिल नामक पक्षी आता है यहाँ पर, स्पॉट बिल। फिर पेलीबान, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं सांख्य सागर की। तो जो सांख्य सागर है, यहाँ पर प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो कौन कौन से पक्षी आते हैं? आपको कुछ थोड़ा पक्षी का नाम याद रखना, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है स्पॉट बिल, पिलिकन, ठीक है, पेलिकन आता है। नाम थोड़ा आपको याद रखना, ऐसे थोड़े अजीब टाइप के नाम है इन पक्षियों के। पेलिकन, स्पून, ठीक है, स्पून बिल, ये कुछ पक्षी है, इनके आपको याद रखना, ये प्रवासी पक्षी है जो कि सांख्य सागर पे आते हैं। ठीक है, इन दोनों का निर्माण किसने कराया था? सांख्य सागर और माधव सागर का। तो ये दोनों का निर्माण माधवराव सिंधिया ने कराया था। एक और आपको याद रखना, जॉर्ज वेसल, ठीक है, जॉर्ज वेसल भवन। ठीक, एक चीज आपको याद रखना, जॉर्ज वेसल भवन। तो जो जॉर्ज वेसल भवन है, इसका निर्माण करा था जीवाजी राव सिंधिया ने। किसने निर्माण करा था जॉर्ज वेसल भवन का? तो वो था जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया ने जॉर्ज वेसल भवन का निर्माण करा था। कब करा था? 1911 में। 1911 में कराया था। 1911 में जॉर्ज किंग के सम्मान में कराया था। जो जॉर्ज किंग आए थे भारत, उनके सम्मान में कराया था। जॉर्ज वेसल भवन का निर्माण किसने कराया था? तो वो करा था जीवाजी राव सिंधिया ने। ठीक है, इतनी चीजें आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान से आपको ध्यान रखना है। तो शिवपुरी में पाया जाता है, मनिहार नदी यहाँ से गुजरती है, सांख्य सागर, माधव सागर और जॉर्ज वेसल भवन, ये तीन प्रमुख यहाँ पर है इमारतें, मतलब पाई जाती है। तो इमारतें नहीं, ये तीन प्रकार की यहाँ पर पाई जाती चीज़ें। तो सांख्य सागर और माधव सागर का निर्माण किसने करा था? तो वो करा था माधवराव सिंधिया ने। अब बात करता हूँ जॉर्ज वेसल भवन की। तो इनका निर्माण कराया था जीवाजी राव सिंधिया ने। ठीक है, सांख्य सागर पे प्रवासी पक्षी आते हैं। तो स्पॉट बिल, पेलिकन, स्पून बिल, इस प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब बात ध्यान रखने की, मनिहार नदी यहाँ से गुजरती है। अब हम बात करेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। एक चीज और गौर करने की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पाया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र की सीमा है, वहां पर ये पाया जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखते हैं अपन पेंच नदी, इसका नामकरण कैसे हुआ? जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नामकरण कैसे हुआ? पेंच नदी। जो पेंच नदी है वो इसके मध्य से होकर गुजरती है, मतलब दो हिस्सों में बांटती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को दो हिस्सों में बांटती है। तो पेंच नदी के कारण इसका उद्यान कैसे हुआ? राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नदी के नाम पर। इसे मोगली लैंड कहा जाता है। अब मोगली लैंड क्यों कहा जाता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोगली लैंड क्यों कहा जाता है। जो ब्रिटिश भारत के हमारे जो ब्रिटिश भारत के जो लेखक थे, उनका नाम क्या था? रुयार्ड किपलिंग। क्या नाम था उनका? रुयार्ड किपलिंग जो हमारे ब्रिटिश भारत के लेखक थे, उन्होंने एक जो बुक लिखी थी, द जंगल बुक, आपने सुना होगा, मोगली। उसका जिक्र इस राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र उसमें कहीं ना कहीं मिलता है, इसीलिए इसे नाम रखा गया मोगली लैंड। ठीक है, मोगली लैंड रखा गया। अब बात करता हूँ मैं माघ, इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती है जानवरों की? तो वो है बाघ, तेंदुआ, ठीक है, गोर, सांभर, चीतल, नीलगाय, ये प्रकार की यहाँ पर पाई जाती है। इसमें जो हमारा पक्षी है दूधराज सभी जानते हैं, इसे शाह बुलबुल कहते हैं। दूधराज हमारे यहाँ का राष्ट्र पक्षी है, हमारे यहाँ का राज्य पक्षी है। तो जो राज्य पक्षी है दूधराज, वो भी यहाँ पर पाया जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। 1992 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मतलब 1992 में से क्या घोषित कर दिया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। मतलब आपको ये डेट याद रखना है कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 92 में घोषित किया गया था। इसमें जो बारहसिंगा उसकी जो प्रजाति है, सर्वाधिक कृष्ण मृग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। अब बात नोट करने की एक और है, ये छिंदवाड़ा में पाया जाता है। 1977
1977, ये सन याद रखना है। 1977 में से अभ्यारण्य घोषित किया गया था, 1977 में से अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और 1983 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1977 में क्या हुआ था, 1977 में क्या हुआ था, इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1983 में क्या हुआ, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये कुछ नोट करने की बात है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नोट। अब बात करते हैं हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। अब जो प्रमुख हमारा उद्यान आता है वो आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना की बात करता हूं तो उसकी स्थापना हुई थी 1881 में। उसकी 1881 में स्थापना हुई। ठीक है, सतपुड़ा रेंज की जो बीहड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये जो सतपुड़ा रेंज है उसकी बीहड़ की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ उद्यान है। ठीक है, देखो इसको हम, ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है होशंगाबाद। कहाँ पर पाया जाता है, होशंगाबाद में ये राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को मुझे कहाँ पर पाया जाता है, तो होशंगाबाद। ठीक है, सतपुड़ा रेंज की बीहड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पचमढ़ी और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र भी शामिल है। तो इसके अंतर्गत जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंतर्गत पचमढ़ी और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है क्षेत्र है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है ये वाला क्षेत्र। अब बात करता हूँ यहाँ पर दुर्लभ पशु और पौधों की प्रधानता है। ठीक है, दुर्लभ पशु मतलब जो ऐसे पशु पाए जाते हैं जो कभी कभी मतलब दुर्लभ होते हैं, उनके, और वहाँ के कुछ ऐसे पौधे हैं, उनकी प्रजातियाँ यहाँ पर इस उद्यान में शामिल है। ठीक है, 1981 में स्थापना हुई। अब अपन देखते हैं यहाँ पर जो पौधे हैं, तो जो 1200 पौधों की 1200 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर प्रमुख जानवर देखिए अपन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बाघ पाया जाता है, तेंदुआ, ठीक है, बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ, सांभर हुआ, ठीक है, चीतल हुआ, बाघ हुआ, सांभर हुआ, चीतल हुआ। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, मतलब वो हिरण पाए जाते हैं जो भौंकते हैं। तो कौन से हिरण पाए जाते हैं, यहाँ पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। अब मैं कुछ पक्षियों की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है वो है बटेर, ठीक है, बटेर पाए जाते हैं, ईगल पाया जाता है, मैना, ठीक है। कौन कौन से पाए जाते हैं, बटेर, ईगल, मैना, बालाबार, बिल, गिद्ध, ये। तो ये जो प्रमुख पक्षियां हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये उद्यान कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो 524 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 524 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या क्या पॉइंट नोट करने लायक है यहाँ पर। सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, तो होशंगाबाद में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत पचमढ़ी और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र भी शामिल है। जैसे कई बार इसी से क्वेश्चन बना देते हैं कि ये वाली लाइन्स हैं कि पचमढ़ी और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। सतपुड़ा रेंज की बीहड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो सतपुड़ा क्षेत्र है उसकी जो बीहड़ की पहाड़ियाँ है उससे घिरा हुआ है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर दुर्लभ पशु और पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो कौन कौन से पौधे, 1200 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल ये पाया जाता है। बेटेर, ईगल, मैना, मालाबार, बिल, गिद्ध, ये इस प्रकार की पक्षियाँ पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको नोट करके रखना है। अब बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना और छतरपुर में एरिया में, पन्ना और छतरपुर में ये पाया जाता है, ठीक है। 1981 1994 मैंने दो डेट लिखी हुई है, मेरे दो सन है। 1981 में सर राष्ट्रीय उद्यान था और घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया कब, 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। और 1994 में से बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो 1994 में घोषित किया गया, ठीक है। अब ये प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क की स्थापना, मतलब जो प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है वो कहाँ पर स्थापित है, तो वो पर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। अब बात करता हूँ मैं संजय गांधी नेशनल पार्क की, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। जो संजय गांधी है ये 1981 में इसे भी घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब ये कहाँ पर है, तो ये सीधी में पाया जाता है, ठीक है। अब इसे सरकार ने इसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट बताया गया है, ठीक है। मांडा गुफा है, मतलब जो मांडा गुफा है यहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बनता है अधिकतर मांडा गुफा है कहाँ स्थित है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क में, मतलब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की।
जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये भी एक महत्वपूर्ण उद्यान है, ये इसमें कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जीवाश्म आप समझ रहे होंगे कि जीवाश्म से समृद्ध है। जीवाश्म शब्द से आप समझ रहे होंगे कि जीवाश्म से ही ये समृद्ध है। ठीक है, केंद्र स्थान इसका देखते हैं। जो इसका केंद्र स्थान है वो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है घुघुआ। घुघुआ इसका केंद्र स्थान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का केंद्र स्थान कौन सा है, तो वो है घुघुआ। अब घुघुआ में एक चीज़ और प्रसिद्ध है, तो घुघुआ में डायफनेट जीवाश्म मिला है। ये जो जीवाश्म है डायफनेट, ये एक प्रकार का जीवाश्म है जो अब मात्र अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। ये एक ऐसा जीवाश्म है जो मात्र अभी अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है, लेकिन ये कहाँ मिला है, घुघुआ हाइफनेट। क्या नाम है इसका, हाइफनेट जीवाश्म। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, घुघुआ में कौन सा जीवाश्म मिला, तो वो है हाइफनेट जीवाश्म, जो कि एकमात्र अब कहाँ मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। देखो इससे क्या क्लियर होता है कि ये पहले कभी ये जो हिस्सा है ये कहाँ का हुआ करता था, अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप का उस हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जिला, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डिंडोरी में, जिला डिंडोरी में पाया जाता है। ये शाहपुर जिला डिंडोरी, शाहपुर जिला डिंडोरी में ये पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान की। जो वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान ये 1979 में भोपाल में स्थापित हुआ, मतलब 1979 में भोपाल में स्थापित हुआ। ठीक है, अब इसका क्या एक और बात है कि 1993 से 1994 में केंद्र चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर के रूप में से मान्यता प्रदान की गई थी। मतलब क्या हुआ था कि जो 1993 से 1994 में इससे केंद्र चिड़ियाघर जो प्राधिकरण था उन्होंने इसे चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद 1979 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। अब एक्सू साइट संरक्षण केंद्र है ये एक ही आपको वर्ड याद रखना है, एक्सू साइटू संरक्षण केंद्र एकमात्र है ये, इसे एक्सू साइटू संरक्षण केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने देखा, ये दो हो गए राष्ट्रीय उद्यान, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है, कुछ कुछ बातें इनके दिमाग में। अब मैं बात करता हूँ डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की। ये राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये 2010 में स्थापित हुआ। ये नया उद्यान है। ये कहाँ पर हुआ, लेटेस्ट ये हुआ धार में हुआ। डायनासोर 108 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, छोटा है ये वर्ग किलोमीटर, 108 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, इसकी जो खासियत ये है कि इसमें 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर जीवाश्म पाया गया। मतलब 6.5 करोड़ साल पुराना डायनासोर जीवाश्म पाया गया यहाँ पर। तो ये हो गया डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर पाया जाता है, धार में। कब इसकी स्थापना हुई, 2010 में। तो ये भी नया बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे हुए राष्ट्रीय उद्यान। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा अभी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो महत्वपूर्ण टाइगर प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।